नमस्कार दोस्तों, साहित्यिक कहानियों के इस चैनल कहानियां जिंदगी की पर मैं शैली आज आप सबके सामने लेकर आई हूँ फ्रेंच राइटर मोपासा जी द्वारा रचित एक कहानी द लॉक का हिंदी अनुवाद ठूंठ। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप सबसे आग्रह है कि अगर चैनल पर पहली बार आए हैं या अब तक ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए कहानी को सुनते हैं। वो एक छोटा सा ड्राइंग रूम था जिसमें मोटे पर्दे टंगे थे तथा वहां हवा में ताजे फूलों की गंध तिर रही थी। कमरे के अलाव में तेज आग तथा ठोस शेड से ढका एक टेबल लैंप अलाव के ऊपर बनी सीमेंट की पट्टी पर जल रहा था। उस लैंप की हल्की रोशनी कमरे में बैठे आपस में बातचीत कर रहे दो व्यक्तियों पर गिर रही थी। उसमें से एक तो उस घर की मालकिन थी, सफेद बालों वाली एक बूढ़ी औरत, उन अच्छी बढ़िया लगने वाली बुजुर्ग औरतों में से एक थी। झुर्रियां रहित त्वचा किसी महीन चिकने महंगे कागज की तरह बढ़िया चमकदार अर्ध चिकनी थी। उसके शरीर की त्वचा में एक भीनी भीनी खुशबू समाई हुई थी जो नहाते समय बरसों से उपयोग में लाए गए यूडिकोलोन तथा अन्य खुशबुओं के कारण उसके शरीर के असंख्य छिद्रों में समा गई थी। दूसरा व्यक्ति भी एक बुजुर्ग आदमी था, उस औरत का बेहद पुराना सच्चा दोस्त जिसने कभी शादी नहीं की। उसका अच्छा पक्का लगातार दोस्त, उसकी जीवन यात्रा का एक अनन्य सहयोगी सहयात्री, बस इसके अलावा कुछ नहीं। उनकी बातचीत को अभी 1 मिनट भी नहीं हुआ होगा कि वो दोनों अलाव में जल रही आग को देख रहे थे और किसी खास बात की कल्पना नहीं कर रहे थे। वे क्षण उन दोनों व्यक्तियों के बीच परम शांति व स्तब्धता के क्षण थे जब दोनों व्यक्तियों को महज खुश रखने और करने के लिए लगातार बात करना अनिवार्य नहीं था। तभी अचानक अलाव में जल रहा एक ठूंठ जिसमें आग जल रही थी, जलते हुए अंगार भी लगे थे, अलाव से लुढ़क कर बाहर गिर पड़ा। ठूंठ के अलाव से बाहर गिरने के कारण बिखरे अंगारे ड्राइंग रूम के फर्श पर बिखर गए तथा कमरे में चारों ओर जलते अंगारों का तेज प्रकाश फैल गया। वह बूढ़ी औरत एक चीख के साथ उचककर अलग खड़ी हो गई, जैसे वो वहां से बचने के लिए भागना चाह रही हो। परंतु उसके साथ बैठे आदमी ने पांव से खिसकाकर उस ठूंठ को फिर से अलाव में खिसका दिया तथा जलते हुए अंगारों को अपने जूते से मसलकर बुझा दिया। जब इस दुर्घटना को ठीक ठाक कर लिया गया तो कमरे में जली बुझी लकड़ी व अंगारों की एक खास गंध कमरे में फैल गई। अपनी दोस्त के सामने बैठे आदमी ने अपनी दोस्त को देखा, वह धीरे से मुस्कुराया और मानो ठूंठ की ओर देखते हुए बोला, यह दुर्घटना इस वजह से हुई क्योंकि मैंने अभी तक शादी नहीं की। उसकी बात सुनकर वो औरत एक भेद परक नजर से अपने दोस्त की ओर गहरे आश्चर्य से देखने लगी, एक ऐसी औरत की नजर से जो अब जवान नहीं रह गई थी और वह सब कुछ जानना चाहती है जो उसकी दृष्टि में एक संदेहास्पद आश्चर्य था। वो कैसे? ओह, एक लंबी रोचक कहानी है, उसने जवाब दिया। कुल मिलाकर एक उदास और दुख भरा लंबा पुराना किस्सा। मेरे तमाम पुराने दोस्त प्रायः मेरे और मेरे एक बहुत जिगरी यार जिसका प्रचलित नाम जूलियन था और उसके और मेरे बीच अचानक उठी दूरी, उदासीनता
और गहरे ठंडेपन के बारे में प्रायः ताज्जुब किया करते थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे इतने पक्के और प्यारे और कभी ना अलग हो सकने वाले दो जिगरी दोस्त एकाएक एक दूसरे के लिए पूर्णतः अपरिचित हो गए थे। मैं इन सब के पीछे छिपे कारण को विस्तार से बता दूंगा। एक समय में हम दोनों साथ ही रहा करते थे। हम लोग कभी अलग नहीं हुए थे और वो दोस्ती जो हम दोनों को जोड़े हुए थी वो इतनी पक्की लगती थी कि कोई भी चीज, बात या कारण उसको तोड़ नहीं सकती थी। एक शाम जब वो घर आया तो उसने मुझे बताया कि वो शादी करने जा रहा है। यह सुनकर मुझे एक गहरा धक्का सा लगा, जैसे उसने मुझे लूट लिया हो या मुझे धोखा दे दिया हो। जब एक आदमी का दोस्त शादी करता है तो उन दोस्तों के बीच सब कुछ खत्म हो जाता है। एक नई ब्याहता औरत का ईर्ष्या भरा, शंकालु, बेचैन और दैहिक आकर्षण का प्रेम किसी भी कीमत पर कोई और पक्का, बरसों से चले आ रहे आत्मीय खुले संबंध, दिल और दिमाग से जुड़े संबंध तथा दो आदमी, दो दोस्तों के बीच परस्पर विश्वास किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं कर सकती है। कोई भी प्रेम, चाहे वह कितना भी प्रगाढ़, सबल और महान हो, जो एक आदमी और औरत को जोड़ता है, निश्चित रूप से एक आदमी और औरत दिमागी तौर पर, सोच के धरातल पर अपरिचित, अनजान और अलग अलग ही रहते हैं। वे हमेशा युद्धरत रहते हैं और स्वाभाविक रूप से अलग अलग प्रजाति के होते हैं। निश्चित रूप से इन दोनों के बीच एक को विजेता और दूसरे को पराजित होना पड़ता है। एक मालिक और एक दास, कभी एक है तो कभी दूसरा। वे कभी एक बराबर नहीं होते हैं। वे एक दूसरे का हाथ दबाते हैं, मादक उत्तेजना से कपकपाते हाथों से, परंतु वे एक दूसरे का हाथ लंबे, सशक्त, सच्ची वफादारी के दबाव से नहीं दबाते हैं। एक ऐसा निस्वार्थ दबाव जो खुले दिल से होता है तथा जो दोनों के बीच एक निस्वार्थ, विश्वासपूर्ण, सच्चे स्नेह के उमड़ते आवेग में पूरे का पूरा सराबोर कर दे। पुराने दार्शनिक अपनी पुरानी पत्नी को दिलासा देने के लिए हमेशा एक अच्छे, भरोसेमंद, विश्वासी दोस्त की तलाश में रहा करते थे तथा महज दो आदमियों के बीच पनपने वाली सोच को एक दूसरे को आपस में बतला जतलाकर इत्मीनान से बूढ़े हुआ करते थे। वे शादी नहीं करते थे, बच्चे नहीं पैदा करते थे, जो अब बड़े जवान होकर अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़कर चले जाते हैं, परित्याग कर देते हैं। खैर, मेरे जिगरी यार जूलियन ने शादी कर ली। उसकी बीवी सुंदर, आकर्षक, थोड़े से घुंघराले बालों वाली, भरी भरी, गोरी चिट्टी, छोटे कद की औरत थी, जो ऐसा लगता था कि अपने पति की पूजा करती थी। शुरू शुरू में मैं उनके घर जाया करता था, पर बहुत कम, क्योंकि मुझे डर था कि मैं शायद उनके नए, उन्मादित, उफनते प्रेम के आवेशों में शायद बाधा बनूं, और मैं अक्सर वहां उनके घर जाने, उनके बीच में जाना टाला ही करता था। परंतु किसी तरह, किसी वजह से मुझे उनके घर जाना अच्छा ही लगता था। वे मुझे अक्सर लगातार अपने घर आने का स्नेहिल आमंत्रण देते रहते थे, बुलाते रहते थे। ऐसा लगता था कि वे मुझे खूब चाहते भी थे। परिणाम स्वरूप मैं धीरे धीरे उनकी नई वैवाहिक जिंदगी, गृहस्थ जीवन की खुशियों के प्रति आकर्षित होता चला गया। मैं अक्सर उनके साथ ही खाना खाया करता था, और जब रात को खाना खाकर अपने घर लौटता तो मैं अक्सर सोचा करता
कि मैं भी वैसा ही करूंगा जैसा मेरे दोस्त ने किया है। मैं भी जल्दी ही किसी से शादी कर लूंगा, क्योंकि अब मुझे अपना सूना घर भी बहुत उबाऊ लगने लगा था। वे दोनों एक दूसरे के प्यार में बुरी तरह मग्न थे और लगता था कि वे कभी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। खैर, एक शाम जूलियन ने मुझे पत्र लिखा कि आज रात मैं उसके घर खाना खाने आऊं, और स्वाभाविक था कि मैं उनके घर चला भी गया। खाने पर मेरे दोस्त ने मुझसे कहा, यार, मुझे खाना खाने के तुरंत बाद एक बेहद जरूरी काम से घर के बाहर जाना है और मैं रात को 11 बजे से पहले नहीं आ पाऊंगा, और उसके बाद तो मैं कतई लेट नहीं आऊंगा। क्या मैं तुमसे उम्मीद कर सकता हूँ, भरोसा कर सकता हूँ कि तब तक तुम बार्था का, अपनी भाभी का साथ दे सकते हो, उसका ख्याल रख सकते हो? वो जवान नई ब्याहता औरत खुश हो गई। वह मुस्कुराई और बोली, आपको यहाँ बुलाने का आइडिया मेरे ही दिमाग की उपज थी। मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया। आप हमेशा से मेरे लिए अच्छी रही हैं। मुझे अपने हाथ की उंगलियों में एक गहरे दोस्ताना दबाव का अनुभव हुआ, पर उस समय मैंने उस पर कोई खास ध्यान नहीं दिया। हम लोग इकट्ठा खाना खाने बैठ गए और कोई 8 बजे के आसपास जूलियन अपने जरूरी काम से हम लोगों को अकेला छोड़कर घर से बाहर चला गया। जैसे ही जूलियन गया कि अजीब सी दुविधाजनक उदासी मेरे तथा मेरे दोस्त की बीवी के ऊपर छा गई। हम लोग इस तरह पहले कभी अकेले इकट्ठे नहीं हुए थे, और इस बीच हम लोगों के बीच बढ़ती हुई अंतरात्मा ने, इस तरह पास पास बैठने के मौके ने, हम दोनों को एक अजीब स्थिति में लाकर रख दिया था। पहले तो मैंने उस सालने वाली दुविधामय चुप्पी को भरने के लिए यहाँ वहाँ के विषयों पर खूब बातें की, पर उसने कोई बात नहीं की, ना ही बीच बीच में कोई हुंकारा भरा। वो लगातार मेरे सामने एक अनिर्णय दुविधा की स्थिति में महज सर झुकाए बैठी रही, मानो वह किसी गंभीर उधेड़बुन में मग्न हो। अब चूंकि मुझे साफ विचार के विषय नहीं सूझ रहे थे, तो मैंने बोलना बंद कर दिया। यह बड़ा आश्चर्यजनक है कि कैसे कई बार हमें कुछ कहने के लिए माकूल शब्द ढूंढना कठिन हो जाता है। फिर अचानक थोड़ी देर बाद फिर कुछ बोलने की, कुछ बात करने की एक अजीब सी इच्छा मेरे आसपास के वातावरण में, मेरी हड्डियों में फैल गई। एक ऐसी ख्वाहिश जिसका मेरे द्वारा उस अनुभूति को शब्दों में बयान करना संभव नहीं था। एक रहस्यात्मक अंतःप्रेरणा जो अपने आप सामने बैठे व्यक्ति के द्वारा आपके बारे में अच्छा या बुरा सोची जा रही भावनाओं का पूर्वाभास दे देते हैं। वो सालने वाली भयावह चुप्पी, गहरा सन्नाटा कुछ देर तक वैसा ही बना रहा। फिर बार्था मुझसे बोली, आप मेहरबानी करके अलाव में एक ठूंठ और लगा देंगे, क्योंकि अलाव की आग हल्की हो रही है। अब मैंने वो बक्सा खोला जिसमें लकड़ी के बड़े बड़े गोल ठूंठ भरे थे। वह बक्सा वहीं रखा था, उसी जगह पर, जैसा यहाँ आपके घर में नियत स्थान पर रखा है। मैंने उसे खोला, एक सबसे बड़ा और मोटा ठूंठ निकाला और अलाव में जल रही लगी लकड़ियों में, जो 3/4 से ज्यादा जल चुकी थी, के सबसे ऊपर रख दिया, और एक बार फिर कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। कुछ ही मिनटों में वह नया डाला गया ठूंठ ऐसे धधक कर जलने लगा कि उससे हमारे चेहरे तपने लगे और चमकने लगे, और उस नौजवान औरत ने मेरी ओर नजरें उठाकर देखा। उन आंखों में उस समय मेरे लिए एक अजीब अनोखा आमंत्रण का भाव था। यहाँ अब बहुत गर्म हो गई है, चलिए आप अंदर चलकर वहां सोफे पर बैठ जाएं। फिर अचानक उसने मेरे चेहरे पर
पूरी तरह नजरें टिकाकर मुझसे पूछा, यदि कोई औरत कभी आपसे यह कहे कि वो आपके प्रेम में बुरी तरह मुब्तला है तो आप क्या कहेंगे? यदि आप मेरी बात का यकीन करें तो सही मायने में मुझे उस वक्त इस बेतुके सवाल का कोई माकूल जवाब सूझ नहीं पड़ रहा था। मैं ऐसी स्थिति या ऐसे सवाल की कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था। किसी तरह मैंने कहा, परंतु इस सवाल का जवाब इस पर निर्भर करता है कि आखिर वो औरत है कौन। मेरी बात सुनकर वह एक कठिन, भ्रमित, उदासीन पर एक खनकती हुई हंसी हंसती, एक ऐसी बनावटी हंसी जैसे मानो वो हंसी पतले कांच के गिलासों को तोड़ कर रख देगी। उसके बाद उसने साथ में यह भी जोड़ा, मर्द लोग कभी कोई खतरा या रोमांच मोल नहीं लेते हैं, पहल नहीं करते हैं। और कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद उसने फिर बोलना शुरू कर दिया, जनाब पाल, क्या आपने कभी किसी औरत से प्यार किया है? बेशक मैं कभी किसी के प्यार में गिरफ्त था। उसने मुझसे उस लड़की, मेरी भूतपूर्व प्रेमिका के बारे में सब कुछ विस्तार से बताने को कहा, जिस पर मैंने उसको यहाँ वहाँ की कुछ मनगढ़ंत कहानी सुना दी। वो मेरी बातों को बड़े ध्यान से बीच बीच में एक ठंडी आह या गहरा संतोष जाहिर करते हुए सुन रही थी। फिर अचानक उसने बीच में कहा, नहीं, आप इस विषय में कुछ नहीं समझते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि असली, सच्चा, गहरा प्रेम वो है जो वाकई आपके दिमाग को खौला कर रख दे, आपकी नसों में सनसनी पैदा कर दे और आपका सर घुमा दे। मैं कैसे समझाऊं आपको? वो खतरनाक, एक तरह से भयानक, लगभग आपराधिक जुनून होता है। यह निश्चित रूप से एक बदले की भावना से भरा होता है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि वह वर्जित और मर्यादित कानूनों को तोड़ने वाला, प्राकृतिक रिश्तों का उल्लंघन करने वाला, डर उत्पन्न करने वाली बाधाओं को पार करने वाला होता है। जब प्रेम शांत, सरल, मर्यादित तथा बेखौफ होता है, तभी वह सच्चा प्रेम होता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी बेसिर पैर की फिजूल असामयिक बातों का मैं क्या जवाब दूं। अचानक एक दार्शनिक विचार मेरे दिमाग में अनायास कौन था। ओह, औरत की सोच व उसका दिमाग, तूने अपनी जात बता ही दी। बोलते वक्त उसने अपने चेहरे पर एक गंभीर, दार्शनिक संतों की तरह भाव पैदा कर लिए थे, और इसी बीच तकियों का सहारा लेकर वह वहीं उसी सोफे पर पूरी तरह लेट गई। उसका सर मेरे कंधों पर टिका हुआ था। उसके कपड़े थोड़े ढलक कर जरा ऊपर उठ गए थे और उसके नीचे पहने जाने वाले अधोवस्त्र भी दिखलाई पड़ रहे थे, जो अलाव की तेज जलती आग की तेज रोशनी में कुछ ज्यादा ही चमकीले और सुर्ख साफ नजर आ रहे थे। 1-2 मिनट रुककर उसने फिर बोलना शुरू किया, मुझे लगता है कि मैंने आपको डरा ही दिया है। मैंने उसकी बात या सोच का प्रतिरोध किया। अब वो लगभग मेरे सीने पर झूल गई और मेरे ओर देखे बगैर बोली, यदि मैं आपसे कहूं कि मैं आपसे प्रेम करती हूं तो आप क्या करेंगे? इसके पहले कि मैं उसे देने लायक कोई जवाब सोच सकता, उसने एक झटके से अपनी दोनों बाहें मेरे गले में डालकर तेजी से मेरा सर नीचे झुकाया और अपने तपते हुए दोनों होंठ मेरे होठों पर रख दिए। मेरी प्यारी दोस्त, मैं सच सच कह सकता हूं कि अनायास उत्पन्न स्थिति से मैं खुश नहीं था। क्या मैं जूलियन के साथ विश्वासघात करता? उस बेवकूफ, सिरफिरी, चालाक और छोटी सी औरत के कामावेश में प्रेमी बन जाता, जो निश्चित रूप से एक विलासिनी थी, जिसे अपना आदमी, अपना पति ही
पर्याप्त नहीं पड़ रहा था। उसको, अपने दोस्त को लगातार छलने, धोखा देने के लिए मैं उस प्रेम के रास में उतर पड़ूं, क्योंकि मैं उस विचित्र फल, उसमें पड़ने वाले खतरे और दोस्ती में विश्वासघात कर सकूं? नहीं, नहीं, मैं यह बात कबूल नहीं कर सकता हूं। परंतु मुझे क्या करना चाहिए? क्या करूं मैं? उसके साथ उस क्षण कामांध, उन्मत्त, सुलगी हुई औरत के साथ जोसेफ की अनुकृति के रुख से व्यवहार करूं? ऐसा आदमी जिसने अपने कुंवारे होठों पर अभी तक किसी उन्मत्त जवान औरत के दहकते होठों का स्पर्श अनुभव नहीं किया है, जो अपने आप खुद आगे बढ़कर अपने आप को पूरी तरह सौंपने के लिए तैयार, उद्यत बैठी हो, उसी ने पहला दांव मुझ पर फेंका। बस 1 मिनट, आप समझ रहे हैं ना मेरे कहने का मतलब? 1 मिनट और। शायद मैं नहीं, बल्कि वो। तभी एक तेज आवाज ने अचानक हमें चौंका दिया, हमें कूदकर अलग अलग होने के लिए बाध्य कर दिया। अलाव में जल रहा एक ठूंठ सरक कर कमरे में गिर गया था तथा कमरे में बिछे कारपेट को सुलगा रहा था तथा लुढ़क कर एक आराम कुर्सी के नीचे घुस गया था। मैं एक पागल की तरह छिटक कर कूद कर भागा। मैं फर्श पर पड़े जलते ठूंठ को अलाव में फिर से जस के तस जमा ही रहा था कि तभी बाहर का दरवाजा अचानक तेजी से खुला और जूलियन ने कमरे में प्रवेश किया। वो बहुत प्रसन्न और खुश होकर बता रहा था कि वो अपना काम निपटा आया है और उसका काम उम्मीद से 2 घंटे पहले ही पूरा हो गया है। हाँ मेरी दोस्त, उस ठूंठ के बगैर शायद मैं जूलियन की बीवी के साथ संभोग करते हुए रंगे हाथ पकड़ा जाता। तुम समझ सकती हो कि यदि ऐसा हो जाता तो उसके कितने और कैसे भयंकर परिणाम होते। आप विश्वास करें कि उस दिन के बाद ऐसी मुश्किल स्थिति में मैं अपने आप को बह जाने या फंस जाने का मौका नहीं देने के लिए जरूरत से ज्यादा सतर्क व सावधान हो गया। थोड़े ही दिनों में मुझे समझ में आने लगा कि जूलियन मुझसे कुछ कतरा रहा है। निश्चित रूप से उसकी बीवी अब हमारी दोस्ती को कम आंक रही थी। धीरे धीरे जूलियन ने मुझसे पीछा ही छुड़ा लिया और हम लोगों ने आपस में हमेशा हमेशा के लिए मिलना बंद कर दिया। यही कारण है कि मैंने आज तक शादी नहीं की और मैं सोचता हूं कि यह जानकर, सुनकर तुम्हें किसी किस्म का ताज्जुब नहीं होना चाहिए।